हेलो स्टूडेंट्स, सो वी मेट अगेन। कैसे हैं आप लोग स्टूडेंट्स? तो आज हम लोग क्या देख रहे हैं स्क्रीन पर? तो चैप्टर नेम इज हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, पावर बूस्टर क्लास। ये चैप्टर मैं आपको कंप्लीट करवा चुकी थी। मैंने आपको कहा था कि मैं आपको इसकी पावर बूस्टर क्लास कुछ ही टाइम में करवा दूंगी। तो ये चैप्टर हम लोग थ्योरी वाइज कंप्लीट कर चुके थे, तो आज हम इसकी पावर बूस्टर क्लास देखेंगे। ठीक है, पावर बूस्टर क्लास में हम लोग क्या क्या देखते हैं? पावर बूस्टर क्लास में एक तो हम इसकी समरी देखेंगे, व्हाट एवर द थ्योरी वी हैव स्टडीड, उसकी शॉर्ट पॉइंट्स, जो भी आपने पढ़ा है उसका सार पढ़ेंगे, और उसके बाद हम कुछ एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। व्हाट यू हैव लर्नड, अभी तक आपने क्या क्या पढ़ा है इस चैप्टर में? लेट्स सी। रिप्रोडक्शन, अनलाइक अदर लाइफ प्रोसेसेस, इज नॉट एसेंशियल टू मेंटेन द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। आप एक ऑर्गेनिज्म है, आपके अंदर बहुत सारे लाइफ प्रोसेसेस होते हैं, जैसे न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, केमिकल कोऑर्डिनेशन, न्यूरल कोऑर्डिनेशन। उसी के साथ रिप्रोडक्शन भी एक लाइफ प्रोसेस के अंदर काउंट किया जाता है। ठीक है, लेकिन ये एक ऐसा लाइफ प्रोसेस है जो बाकी लाइफ प्रोसेस जैसे होते हैं, जो भी मैंने आपको नाम बताए, वो आपके सर्वाइवल के लिए बहुत एसेंशियल है। अगर आप कोई चीज एक दिन नहीं करोगे तो दैट विल क्रिएट लॉट्स ऑफ डिफिकल्टी टू योर लाइफ। लेकिन आप अगर रिप्रोडक्शन नहीं करते हो अपनी लाइफ में कभी भी, या आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके ऑफरिंग या बच्चे नहीं पैदा करते हो, दैट मीन्स, इसका मतलब ये नहीं कि आप डेड हो जाओगे। डेथ तो तभी आएगी जब आपका सेनेसेंट फेज आएगा, जब आपका टाइम आएगा। ठीक है, सॉरी। रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्ड creation of a DNA copy and additional cellular apparatus by the cell involved in the process. रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है कि कोई एक नई चीज रिप्रोड्यूस हो रही है। कोई एक नई चीज क्या हो रही है? रिप्रोड्यूस हो रही है। रिप्रोड्यूस होने का ये मतलब होता है कि आपकी बॉडी है, आपकी बॉडी सेल से कंपोज्ड है। ठीक है, सेल के अंदर आपके पास साइटोप्लाज्म भी है, आपके साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनेल्स भी है। यू हैव न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्या है आपके पास? न्यूक्लियोटाइड है, उसके आसपास क्रोमोसोम है। ठीक है, क्रोमोसोम में जीन है, जीन में आपका डीएनए मटेरियल है। तो जब आप रिप्रोड्यूस करते हो, अपने जैसा कोई ऑर्गेनिज्म बनाते हो, तो वैसा का वैसा ही सेल आप पैदा करने की काबिलियत रखते हो। वही का वही डीएनए कॉपी हो जाता है, वही के वही सेल मेम्ब्रेन कॉपी हो जाता है, वही न्यूक्लियस कॉपी हो जाता है, वही सेल ऑर्गेनल्स कॉपी हो जाते हैं। ठीक है, वेरियस ऑर्गेनिजम्स यूज डिफरेंट मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन डिपेंडिंग ऑन देयर बॉडी डिजाइन। बॉडी डिजाइन है, आप यूनिसेलुलर हो, मल्टी सेलुलर हो। मल्टी सेलुलर हो तो लोअर हो मतलब बॉडी लेस कॉम्प्लेक्स है, और हायर हो मतलब बॉडी क्या है? बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। उस बेसिस पर बॉडी के डिजाइन पे, बॉडी के शेप, साइज और स्ट्रक्चर पे आपका रिप्रोडक्शन क्या है? बहुत तरीके से देखा गया है। मतलब ये तरीके से भी कर सकते हो, वो तरीके से भी कर सकते हो। मतलब यू हैव लॉट्स ऑफ मेथड्स डिपेंडिंग ऑन द बॉडी डिजाइन। जिसका जो बॉडी डिजाइन था, जिसको जो सहूलियत महसूस हुई, उसने उस हिसाब से रिप्रोडक्शन नामक लाइफ प्रोसेस अपनी लाइफ में कैरी ऑन किया। लेट्स सी। इन फिजन मतलब कट कर दो, फिजन मतलब ऐसे हाफ कर दो। ये क्या है? जैसे मैंने अगर इसको हाफ कर दिया तो ये दो इक्वल हाफ में हो गया, जो इसमें था इक्वली इधर भी चला गया और इक्वली इधर भी चला गया। तो इन फिजन मेनी बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ सिंपली डिवाइड इनटू 2 और मोर डॉटर सेल्स। फिजन में क्या है? दो तरीके के फिजन देखे जाते हैं कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म को अपने जैसे ऑर्गेनिज्म बनाने हैं और उसको तोड़ना है, उसको फिजन करना है, तो जैसे अगर एक बार टूटा तो 2 डॉटर सेल्स बन गए, और अगर बार बार टूटा, भाई इस हिसाब से फिजन क्या है? दो तरीके से हो गए, बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन मतलब टूट गया, 2 डॉटर सेल्स इक्वल डॉटर सेल्स बन गए, उसे हम बोलेंगे बाइनरी फिजन। अब हमने कहा मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन मतलब एक बार काटो, 2 बार काटो, 3 बार काटो, 4 बार काटो, मतलब एटलीस्ट एक बार से ज्यादा बार काटो, तो आपको 2 से ज्यादा डॉटर सेल्स मिले? बिल्कुल मिले। Organisms such as Hydra can regenerate if they are broken into pieces. ठीक है, हाइड्रा क्या होता है? जैसे एक्सीडेंटली किसी चीज से टकरा गया,
या कोई उसको मारने आ गया, उसने उसको जोर से मार दिया और वो टुकड़ों में टूट गया, आप बोलोगे हाइड्रा तो मर गया। हाइड्रा नहीं मरा। ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ हाइड्रा have the capability to regenerate itself again into a whole body of hydra। एक हाइड्रा है, दो छोटे छोटे पीसेस में टूट गया। हर पीस में ये कैपेबिलिटी है कि वो वापस से वही पेरेंट हाइड्रा बना पाएगा। उसको क्या बोलेंगे? रीजेनरेशन। मतलब हाइड्रा में रीजेनरेट करने की पावर है। दे कैन ऑल्सो गिव आउट बर्ड्स विच मैच्योर इनटू न्यू इंडिविजुअल्स। अब ऐसा तो नहीं है ना कि हाइड्रा हमेशा एक्सीडेंटली ही रीजेनरेट करेगा या रिप्रोड्यूस करेगा। मान लो हाइड्रा नहीं टूटता, ब्रोकन डाउन इनटू पीसेस नहीं होता, तो किस तरीके से हाइड्रा रिप्रोडक्शन करेगा? क्या होगा? जैसे हाइड्रा की कोई भी बॉडी के एक पॉइंट पर वेरियस मल्टीपल सेल डिविजन्स होते हैं और वो डिवीजन करते करते बिल्कुल वैसा का वैसा एक बड बना लेता है। एक छोटी सी कली खिल जाती है जिसमें सेल हैं, वो सेल डिवीजन से बना है। तो वो कली क्या करेगी? वो कली दिन ब दिन मैच्योर होकर आगे बढ़ के बिल्कुल वैसा का वैसा हाइड्रा बना लेगी। ठीक है। रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स ऑफ सम प्लांट्स डेवलप्ड इनटू न्यू प्लांट थ्रू वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ये तो क्या था, आप एनिमल्स की बात कर रहे थे। अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट में जो मेन कौन से पार्ट्स होते हैं प्लांट के? रूट, स्टेम एंड लीफ। कौन से पार्ट होते हैं? रूट, स्टेम एंड लीफ। तो रूट में भी ये कैपेबिलिटी है कि वो अपने जैसा प्लांट बना ले। जैसे एप्पल का प्लांट बनाना है आपको, तो एप्पल के प्लांट की रूट में कैपेबिलिटी है कि एप्पल प्लांट बना लेगा, स्टेम में कैपेबिलिटी है कि एप्पल प्लांट बना लेगा, और लीफ में भी कैपेबिलिटी है कि एप्पल प्लांट बना लेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, बात क्लियर हो रही है? और उस प्रोसीजर को क्या बोलते हैं? उस प्रोसीजर को बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ये जो रूट, स्टेम एंड लीफ है, ये प्लांट के क्या है? वेजिटेटिव पार्ट्स है। मतलब अपने अंदर से ये कुछ और भी पैदा कर सकते हैं। प्रोपगेट मतलब आगे बढ़ना, प्रोपगेट मतलब आगे बढ़ना। There are examples of asexual reproduction where new generations are created from single individual। ठीक है, क्या बोल रहा है ये लाइन आपको क्या समझा रही है कि asexual reproduction मतलब there is no involvement of sex। There is no involvement of sex means there is no involvement of sex cells, there is no involvement of gametes। यहां पर एक सिंगल पेरेंट ही नए ऑर्गेनिज्म को जन्म दे देगा, उसमें किसी भी तरीके का गैमेट फॉर्मेशन नहीं होगा। कहीं कहीं ऐसा देखा जाता है कि गैमेट के फॉर्मेशन हो जाता है, गैमेट का फॉर्मेशन हो जाता है, लेकिन उन दोनों का फ्यूजन नहीं होता। मतलब जैसे गैमेट का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है, पर गैमेट ट्रांसफर पड़े हुए हैं, गैमेट कोई मूवमेंट नहीं हो रहा, कोई ट्रांसफर नहीं हो रहा, कोई फ्यूजन नहीं हो रहा, तो हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे कोई भी रिजल्ट एसेक्सुअल में नहीं मिलते। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व टू इंडिविजुअल फॉर द क्रिएशन ऑफ अ न्यू इंडिविजुअल। ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म को पैदा करने के लिए सेक्सुअली आपको दो ऑर्गेनिज्म की जरूरत है, और वो दोनों अपोजिट सेक्स के होने चाहिए। मतलब मेल सेक्स होना चाहिए जो मेल सेक्स सेल या मेल गैमेट प्रोड्यूस करे, और एक फीमेल होनी चाहिए जो फीमेल सेक्स सेल या फिर फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करे। उनके कांटेक्ट से जब मेल गैमेट फीमेल गैमेट को फ्यूज करेगा, तब जाके जाइगोट, एम्ब्रियो, फीटस और न्यू ऑर्गेनिज्म बनेगा। ठीक है, DNA coping mechanisms creates variations which are useful for ensuring the survival of the species. Modes of sexual reproduction allow for greater variation to be generated। भाई asexual reproduction में जो ऑर्गेनिज्म पैदा हो रहा है वो डिट्टो सेम टू सेम अपने पेरेंट की तरह बन रहा है, मीन्स द ऑफस्प्रिंग इज क्लोन ऑफ द पेरेंट बॉडी। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में चूंकि मेल एक अलग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, फीमेल अलग है, उन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो ऑर्गेनिज्म बन रहा है वो काफी हद तक अपने पेरेंट से रिसेंबल करेगा। मतलब आप देख के बोल सकते हो किसी बच्चे को कि अच्छा आपके पापा ये हैं, अगर आपने उसके पापा को देख रखा है तो कहीं ना कहीं कुछ फीचर्स आपको मेल खाते हुए दिखेंगे। लेकिन फिर भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंपैरिजन जो ऑफस्प्रिंग होगा वो पेरेंट का क्या होगा? डिट्टो क्लोन नहीं होगा, डिट्टो क्लोन नहीं होगा। ठीक है, उसमें खुद में भी कुछ अपने न्यू कैरेक्टर्स होंगे जिसकी वजह से क्या है, आपको वेरिएशन नजर आएगा। अब मान लो इनका चाइल्ड जब आगे बच्चे पैदा करेगा
तो वेरिएशन क्या है, दिन ब दिन आगे स्पीशीज में क्या होते जाएंगे, कैरी ऑन होते जाएंगे। इसलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फार मोर एडवांस्ड एंड बेटर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन कंपैरिजन टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी स्पीशीज की सर्वाइवल हो रही है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी ये हो रहा है, पर सेक्सुअल में क्या है, वेरिएशन, एक न्यूनेस दिख रही है। तो न्यूनेस की वजह से क्या है, आप में ज्यादा एवोल्यूशन अच्छे से हो रहा है, ठीक है, डेवलप कैरेक्टर दिन ब दिन स्पीशीज में मिल रहे हैं, एडजस्टेबिलिटी आ रही है, यू कैन सर्वाइव इन एनी ऑफ द अनफेवरेबल कंडीशन, क्योंकि दिन ब दिन आपको कुछ ना कुछ नया कैरेक्टर हर स्पीशीज में मिलता जा रहा है, ठीक है। Reproduction in flowering plants involve transfer of pollen grains from the anther to the stigma, which is referred to as pollination. It is followed by fertilization. ठीक है, अगर फ्लावरिंग प्लांट्स में, मतलब जो प्लांट्स होते हैं जिनमें फ्लावर आ जाता है, फ्लावर इज द सेक्सुअल पार्ट, फ्लावर इज ए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट, मतलब ये प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। फ्लावर्स का अपीयरेंस या फ्लावर्स का आना ये इंडिकेट करता है, ठीक है। तो फ्लावर में क्या है, फ्लावर में मेल पार्ट होगा, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो मेल गैमेट प्रोड्यूस करेगा, और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करेगा। तो मेल गैमेट को बोलेंगे पोलन ग्रेन्स और फीमेल गैमेट को एग। तो जिस प्रोसीजर से गैमेट का ट्रांसफर होगा, ये तो फॉर्मेशन हो गया, लेकिन ट्रांसफर हो गया, फ्यूजन जरूरी है, तभी तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होगा। तो जो एंथर है, एंथर एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, उसके ऊपर मेल गैमेट पोलन ग्रेन्स जब उठ के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के स्टिग्मा पे जाएंगे। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट 3 पार्ट का होता है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, और ओवरी के अंदर एग होता है। तो फाइनली पोलन ग्रेन को सबसे पहले स्टिग्मा पे पहुंचना पड़ेगा। तो द अराइवल और द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन, और उसके बाद ही फ्लावरिंग प्लांट्स में फर्टिलाइजेशन होता है। चेंजेस इन द बॉडी एट प्यूबर्टी, प्यूबर्टी मतलब ये वो एज है जिसमें आपकी जनरल बॉडी ग्रोथ स्लो डाउन होगी और रिप्रोडक्टिव ग्रोथ, बॉडी रिप्रोडक्शन के लिए रेडी करेगी अपने आप को, मतलब रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स होंगे उन्हें डेवलप करेगी और उनमें मेल गैमेट का फॉर्मेशन स्टार्ट करेगी। एज गर्ल्स के लिए 11 से 13, लड़कों के लिए 13 से 15, ठीक है। Such as increase in breast size in girls and new facial hair growth in the boys are signs of sexual maturation. इस टाइम पे क्या होगा, प्यूबर्टी के टाइम पे सेक्सुअल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो डेवलप होने लग जाते हैं, उनके अंदर गैमीट्स के साथ साथ हार्मोन्स पैदा होते हैं, जैसे मेल्स में टेस्टोस्टेरोन एंड फीमेल्स में ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ये हार्मोन्स क्या करते हैं, देखो गैमेट का फॉर्मेशन तो करेंगे ही, ठीक है, मेल की टेस्टिस में स्पर्म्स और फीमेल के ओवा, ओवरी में ओवा, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन टेस्टिस, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ओवरी, मेल गैमेट स्पर्म, फीमेल गैमेट ओवा, एग या ओवम, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। पर इनके अलावा भी आप में कुछ और सेक्सुअल मैच्योरिटी और चेंजेस आते हैं, वो चेंजेस इंडिकेट करते हैं कि आप में रिप्रोडक्टिव ग्रोथ स्टार्ट हो गई है, आपकी बॉडी रिप्रोडक्शन के लिए रेडी करी है। मॉर्फोलॉजिकली यू कैन प्रिडिक्ट कि अब ऐसा हो रहा है मेरी बॉडी में, ठीक है। कैसे, ये सब चीजें मैं आपको पहले बता चुकी थी, जस्ट आई एम रिवाइजिंग इट। द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग कंसिस्ट्स ऑफ टेस्टिस व्हिच प्रोड्यूस स्पर्म्स, ठीक है। और कौन से रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आते हैं, वास डेफरेंस, सेमाइनल, वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, यूरेथ्रा एंड पेनिस, ठीक है। The female reproductive system in human beings consists of ovaries, fallopian tubes, uterus and vagina. I have already told you this structure, even मैंने डायग्राम भी बना के बताया है आपको, just I am revising it. मेल रिप्रोडक्टिव के जितने भी पार्ट्स है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है, टेस्टिस, बिकॉज इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमीट्स दैट इज स्पर्म। और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें जितने भी पार्ट्स हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ओवरी, बिकॉज इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमीट दैट इज ओवा। यू कैन इजिली रिलेट ओवरी विथ ओवा, ओवरी विथ ओवा, ठीक है। एग नहीं याद है तो ओवा बोलो, एक ही मतलब है, ठीक है। आई थिंक दिस इज आपकी ये लास्ट स्लाइड थी पढ़ाने की, हो सकता है मुझसे आगे चला गया होगा। Sexual reproduction in human being involve the introduction of sperm in the vagina of the female. Fertilization occurs in the fallopian tube. आपकी फीमेल की बॉडी में एक्चुअली मेल स्पर्म एंटर करना चाहिए,
ठीक है। मेल स्पर्म फीमेल की विजाइना एक होल होता है उससे एंट्री लेता है और कहां पर जाना चाहिए, फैलोपियन ट्यूब है, क्योंकि फीमेल की बॉडी ओवरी जब ओवा बनाती है तो वो उसे फैलोपियन ट्यूब में रिलीज कर देती है, तो जहां पर ओवा होगा वहीं पर स्पर्म को जाना होगा। तो एक्चुअली साइट कौन सी है, फीमेल में फर्टिलाइजेशन हो रहा है पर व्हाट इज एक्चुअली द साइट, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कौन से पार्ट पे ये काम हो रहा है, फैलोपियन ट्यूब, वहीं फिर फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा, जाइगोट डेवलप होता जाएगा, एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा और फाइनली एम्ब्रियो यूट्रस में इंप्लांट हो जाएगा, वहीं पर फीटस का डेवलपमेंट होगा और उसी वेजाइना से जहां से स्पर्म ने एंट्री ली थी उसी वेजाइना होल से रिवर्स बैक करके चाइल्ड का बर्थ हो जाएगा। तो वेजाइना को बर्थ कैनाल भी बोलते हैं, ठीक है। Contraception to avoid pregnancy can be achieved by the use of condoms, oral pills, copper T and other methods. Contraception मतलब प्रेगनेंसी अवॉइड करो। Don't allow the sperm from the male body to enter inside the female body. वो एंटर नहीं होगा तो ओवरी जो ओवा रिलीज कर रही है फैलोपियन ट्यूब में उसके पास नहीं जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारे मेजर्स है, उसमें कुछ मेजर्स मेल्स भी ले सकते हैं, कुछ फीमेल्स भी ले सकती हैं और ये सारे मेथड्स हैं। या तो आप क्या है कॉन्डोम्स यूज करिए मेल्स, या फिर फीमेल्स क्या है ओरल पिल से, रोज की एक दवाई खानी है, रोज की एक पिल खानी है, आप खुद से नहीं लेंगे ये कोई भी। It is advisable not to take any pill by own. Consult the doctor. ठीक है, एनी सीनियर फिजिशियन या इफ यू आर रिलेटेड टू गर्ल्स प्रॉब्लम देन आप गायनोकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करिए। खुद से कोई भी मेडिसिन सिर्फ किताबों में पढ़ के मत लीजिए क्योंकि उनके साइड इफेक्ट भी होते हैं। तो सिर्फ लिखा हुआ है उसका क्या डोजेज है, हो सकता है आप उसके साथ कोई और मेडिसिन भी खा रही हो जो रिएक्शन करता है। तो कंसल्ट अ सीनियर डॉक्टर बिफोर टेकिंग एनी पिल, बिफोर टेकिंग एनी मेडिसिन, चाहे आप किसी भी प्रॉब्लम से गुजर रहे हो, ठीक है। ओरल पिल्स में क्या होता है, जैसे आपने पिल खाई रेगुलर तो ओवरी ओवा बनाती ही नहीं है, ओवरी क्या करती है, ओवा बनाती ही नहीं है, या बनाती है तो फैलोपियन ट्यूब में रिलीज नहीं करती है। स्पर्म आएगा भी तो उसको ओवा दिखेगा ही नहीं, ओवा दिखेगा ही नहीं तो फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं, फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं तो विमेन प्रेग्नेंट नहीं होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप इसको देख लीजिए, अपन लोग फिर एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अपनी जो पावर बूस्टर क्लास है वो कंप्लीट हो गई, ठीक है। इन पॉइंट्स को एक बार अच्छे से देख लीजिए। सो स्टूडेंट्स, पावर बूस्टर क्लास में समरी देख ली थी, चलिए अब कुछ एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू बडिंग। ऑप्शंस है अमीबा, ईस्ट, प्लाज्मोडियम, लिशमानिया। अमीबा में फिजन से होता है, प्लाज्मोडियम लिशमानिया में भी फिजन से होता है, ईस्ट में किससे होगा, बडिंग से। सो आंसर बी इज ईस्ट। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या है, ठीक है, देखो इट इज अ स्पेलिंग मिस्टेक स्टूडेंट, इट इज नॉट वास डेट्रस, इट इज वास डेफरेंस। ओके, यू आप लोग करेक्ट कर लीजिए, एक बार कंफ्यूज मत होइएगा। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन से पार्ट्स आते हैं, ओवरी, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, सर्विक्स एंड वेजाइना। क्या वास डेफरेंस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है, वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। जैसे आपका टेस्टिस हो गई, वास डेफरेंस, ठीक है, इजैक्यूलेटरी डक्ट हो गई आपकी, है ना, और सेमाइनल वेसिकल, काउपर्स ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, ये सारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट आते हैं, ठीक है। सो द आंसर इज वास डेफरेंस, यहां पर सही लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3, द एंथर कंटेन। एंथर क्या है, एंथर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है प्लांट्स का, फ्लावरिंग प्लांट्स का। प्लांट्स जो फ्लावर देते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्लावर में क्या है, अगर मेल फ्लावर है मतलब उसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जिसमें मेल गैमीट है, और फीमेल फ्लावर का मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसमें फीमेल गैमीट है, ठीक है। तो एंथर में क्या क्या होता है, मेल गैमीट। क्या सेपल्स मेल गैमीट है, नहीं, ओव्यूल भी नहीं, कार्पल भी नहीं, पोलन ग्रेन्स। क्वेश्चन नंबर 4, What are advantages of sexual reproduction over asexual reproduction? क्या बेनिफिट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के asexual के ऊपर? A new organism is produced combining characters of both parent. मेल के भी दिखेंगे, फीमेल के भी दिखेंगे, मतलब दोनों के कैरेक्टर्स आएंगे इक्वली,
वेरिएशंस आर इंट्रोड्यूस्ड विच इन टर्न इंश्योर्स सर्वाइवल ऑफ अ स्पीशीज। न्यूनेस, कोई नया कैरेक्टर, कुछ न्यू चेंजेस दिखेंगे जिसकी वजह से स्पीशीज में कोई ना कोई अच्छी चीज हर बार ऐड होती जाएगी और दिन ब दिन सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज क्या हो जाएगा, ज्यादा होता जाएगा। accumulated variations over a period of time give rise to evolution। ठीक है, और अगर दिन ब दिन ये वेरिएशन आते गए तो कैरेक्टर्स और ज्यादा डेवलप होते जाएंगे, तो प्रॉपरली एवोल्यूशनरी ऑर्गेनिजम्स का जन्म होगा कि इसमें ये नहीं था, फिर और आगे आओगे और नए कैरेक्टर आएंगे और आते आते इतने एडवांस और डेवलप हो जाएंगे कि आपकी स्पीशीज द फिटेस्ट, द मोस्ट एडवांस्ड स्पीशीज कहलाएगी। टू पेरेंट्स कैन टेक केयर ऑफ द न्यू ऑर्गेनिज्म। कोई एक नया बच्चा आ रहा है, पापा का भी अटेंशन मिल रहा है, मदर का भी अटेंशन मिल रहा है, फादर का भी, तो द न्यू ऑर्गेनिज्म इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज टेकिंग अटेंशन फ्रॉम बोथ द पेरेंट्स। इट इज मोर बेनिफिशियली, उसको ज्यादा अटेंशन मिलेगा, ज्यादा केयर होगी, तो वो ज्यादा अच्छे से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कर पाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय द टेस्टिस इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में जो मेल्स होते हैं उनमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है प्रीप्रोडक्शन करवाने के लिए। सिस्टम ऑर्गन्स का बनता है, पार्ट्स का बनता है, तो उनमें से एक मेन पार्ट जो है उसका नाम टेस्टिस है। क्या काम है उसका? फंक्शन ऑफ टेस्टिस प्रोड्यूस स्पर्म्स। एक काम तो ये, मतलब मेल गैमेट, मेल जर्माइनल सेल, मेल सेक्स सेल, ठीक है, मेल जर्म सेल। और दूसरा काम क्या है? मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करना, जिसकी वजह से आपको सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स नजर आएंगे। एंड यू वेरी वेल नो, आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट द सेम थिंग अगेन एंड अगेन एट एवरी टॉपिक, पर आपको पता है व्हाट आई एम टेलिंग यू या व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाई डज मेंस्ट्रुएशन अकर। फीमेल्स में जो हर मंथ की मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो क्यों होती है? ठीक है, देखो एक एक करके पॉइंट सिंपल फॉर्म में लिखा हुआ है। सबसे पहले, एन एग इज रिलीज फ्रॉम आइदर ऑफ द ओवरीज एवरी 28 डेज इन अ फीमेल। हर 28वें दिन आपकी जो पेयर्ड ओवरीज हैं, दोनों तरफ होती हैं, तो ओवरीज हो गई, पेयर्ड ओवरीज ओवा बना के फैलोपियन ट्यूब में रिलीज कर देती है, ओवा बना के फैलोपियन ट्यूब में रिलीज कर देती है। अब जैसे ओवा बना और रिलीज हुआ, यूट्रस को पता चल गया, ठीक है, यूट्रस क्या करेगी? अपने आप को प्रिपेयर करेगी, अपने आसपास एक थिक कवरिंग रिचली सप्लाइड विद ब्लड कैपिलरीज, जिसको एंडोथीलियम बोलते हैं, वो बना लेगी, एंडोमेट्रियम, ठीक है। यूट्रस प्रिपेयर टू रिसीव द फीटस, क्योंकि यूट्रस को थोड़ी पता है कि फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, वो तो फर्टिलाइजेशन के हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करती है, ठीक है। एंडोमेट्रियम थिकन्स, जो यूट्रस की सबसे इनर वाली वॉल है, जो सर्विक्स और विजाइना को फेस करती है, वो एंडोमेट्रियम कहलाती है, जिसमें भर भर के ब्लड की सप्लाई होती है। क्योंकि ब्लड क्या करता है? ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है, जो सामान का आदान प्रदान करके ट्रांसपोर्ट कर सकता है। इसलिए मैक्सिमम ब्लड कैपिलरीज को डालेंगे, जिससे कि वो आर्टरीज वेन की कॉम्बिनेशन में चीजों का ट्रांसपोर्टेशन बड़ी इजीली कर लें, ठीक है। मान लो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, कोई जायगोट नहीं बना, द स्पर्म विल नॉट कम and fertilize the ova released by the ovary in the fallopian tube। क्या रिजल्ट होगा? जब कोई चीज है ही नहीं जिससे एंडोमेट्रियम नरिश कर, एंडोमेट्रियम फूट जाएगी, बर्स्ट हो जाएगी ना, वो थोड़ी रहेगी बार बार, वो तो बहुत ज्यादा मोटी हो जाएगी, ठीक है। तो एंडोमेट्रियम क्या हो जाएगा? जैसे बर्स्ट होगी, एंडोमेट्रियम के साथ डेड ओवा आपके विजाइनल ओपनिंग से बाहर आ जाएगा, ठीक है। और ये कब तक चलेगी? ब्लीडिंग फेज, ये जो ब्लीडिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल में, ये 3 से 5 दिन तक चलती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन? अवॉइड प्रेगनेंसी। इफ वी डोंट वांट द स्पर्म विल गो एंड फर्टिलाइज द ओवा। हम नहीं चाहते हैं कि मेल गैमेट स्पर्म फीमेल की विजाइना से होकर उसकी ओवरी से रिलीज किए ओवा को फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइज करे, तो मैं क्या मेजर्स करूं? डिफरेंट मेथड। सबसे पहले कॉन्डोम्स, balloon like lasting covering that tightly fits over the penis collects ejaculated sperm during intercourse। sperms को vagina में entry नहीं मिलेगी। oral contraception pill does not allow evolution to occur। evolution मतलब formation of ova by the ovary and it release into the fallopian tube। ये प्रोसीजर होगा ही नहीं। तो if the sperm come, कोई ओवा नहीं नजर आ रहा, कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा, मदर द फीमेल विल नॉट गेट प्रेग्नेंट, ठीक है।
सर्जिकल मेथड, सर्जिकल मतलब कोई चीज काट दो, एंट्री को प्रोहिबिट कर दो। वेसिक्टोमी, रिमूवल ऑफ अ स्मॉल पोर्शन ऑफ वास डेफरेंस, ठीक है, वास डेफरेंस को काट दोगे तो स्पर्म्स बाहर नहीं आ पाएंगे, बाहर नहीं आ पाएंगे तो आगे ट्रेवल नहीं कर पाएंगे, दे विल नॉट एंटर इनटू द पेनिस, पेनिस में नहीं आएंगे तो उनको कोई रास्ता नहीं मिलेगा कहीं जाने का। ट्यूबिक्टोमी, इट इज ट्यूबिक्टोमी, इट इज नॉट ट्यूबिटोमी, ई के बाद आप लोग सी लगा लीजिएगा, ठीक है। ट्यूबिक्टोमी, रिमूवल ऑफ अ स्मॉल पोर्शन ऑफ फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब को कट कर दिया, भले ही ओवा पड़ा हुआ है, कट करने से स्पर्म कैसे ओवा से मिलेगा, मिलेगा नहीं, फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं, द फीमेल विल नॉट गेट प्रेग्नेंट। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ आर द मोड्स फॉर रिप्रोडक्शन इन यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, क्या क्या तरीके हैं इनमें रिप्रोडक्शन के लिए। यूनिसेल्युलर एक सेल का है, एक ही सेल स्ट्रक्चर भी है, फंक्शन भी है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, या तो काट दो या फिर अपनी बॉडी से ही कुछ बना लो, बहुत सारे मेथड होते हैं, जैसे फिजन हो गया, बडिंग हो गया, फ्रेगमेंटेशन हो गया, रिजनरेशन हो गया, इस तरीके से। और अगर हम मल्टी सेल्यूलर की बात करें तो उसमें बहुत सारे सेल्स हैं, तो बहुत सारे सेल्स में भी अगर ऑर्गेनाइजेशन सिंपलर है तो सिंपलर में अभी भी एसेक्सुअल होगा, और अगर सेल्स एग्रीगेट करके टिश्यू ऑर्गन सिस्टम करके सिस्टम को कॉम्प्लेक्स कर गए तो एसेक्सुअल ना होकर सेक्सुअल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ डज रिप्रोडक्शन हेल्प इन प्रोवाइडिंग स्टेबिलिटी टू पॉपुलेशन ऑफ स्पीशीज। स्टेबिलिटी मतलब स्थिरता, स्थिरता की मतलब जैसा चल रहा है कांस्टेंट वैसा चलने दो, डिस्टर्ब मत करो। There had been no reproduction of a species, the species would have disappeared। क्या बोला है इसमें, रिप्रोडक्शन कैसे मदद करता है पॉपुलेशन ऑफ स्पीशीज को, मतलब पॉपुलेशन में जो भी स्पीशीज है, ह्यूमन बींग्स की अपनी स्पीशीज है, कैट्स की अलग है, डॉग्स की अलग है, काऊ की अलग है, कैमल की अलग है, जिकॉल की अलग है, तो इन सबको बरकरार कैसे रखा जाए, इसका आंसर है There had been no reproduction of species। अगर स्पीशीज में कोई रिप्रोडक्शन नहीं हो, गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं हो, गैमेट्स का फ्यूजन नहीं हो, या सिंपली वो खुद को डिवाइड करके एसेक्सुअली भी अगर रिप्रोड्यूस नहीं करें, the species would have disappeared। क्योंकि अगर आप किसी को जन्म देते हो तो वो आदमी वो कोई पर्टिकुलर ऑफस्प्रिंग अपनी ग्रोथ फेज, जुवेनाइल फेज को क्रॉस करके रिप्रोडक्टिव फेज में आ जाएगा। अगर वो रिप्रोडक्शन नहीं करता तो उसका सेनिसेंट फेज भी आएगा, सेनिसेंट फेज के बाद वो मर जाएगा। तो अगर उसने अपने जैसा कोई प्री आदमी नहीं छोड़ा तो वो चीज क्या हो जाएगी, खत्म हो गई ना, वो आगे बढ़ेगी ही नहीं, बोलते ना हमारा वंश आगे ही नहीं बढ़ेगा, ठीक है। would have disappeared with time as the organism would age and die with time, thus reproduction retains the population of a species। लेकिन हर बार रिप्रोडक्शन होगा, हर बार कोई न्यू ऑर्गेनिज्म पैदा होगा, हर बार कोई वेरिएशन आएंगे, न्यू कैरेक्टर्स आएंगे, तो आपके पास क्या है, दिन ब दिन चीजों की मतलब क्या होगी, कांस्टेंट चलता रहेगा, खत्म नहीं होगी कोई चीज, ठीक है। What could be the reasons for adopting contraceptive methods to avoid unwanted pregnancy? भाई जैसे आपने अभी एक बच्चा कर लिया, आप चाहते हो कि मैं उसे फुल अटेंशन दूं, 4-5 साल बाद दूसरा करूं, लेकिन आपको ध्यान नहीं रहा और आपने विद इन 6 मंथ में कर लिया, तो ना तो आप पहले बच्चे को अटेंशन दे पाओगे और प्रेग्नेंट हो जाओगी तो वैसे ही नहीं अटेंशन दे पाओगी, तो पहले बच्चे को भी लॉस है और आपकी हेल्थ को भी लॉस है, ठीक है। तो अनवांटेड प्रेगनेंसी, टू मेंटेन प्रॉपर गैप बिटवीन चिल्ड्रन, दोनों इंटर रिलेटेड है। रेस्ट्रिक्ट टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन, एक पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होगा कि आप हर साल बच्चे पैदा करते जा रहे हो, तो ज्यादा से ज्यादा ऐसा बोला जाता है कि माँ बाप 2 बच्चों की परवरिश काफी हद तक अच्छा कर लेते हैं। जिस तरीके से आपकी डेवलपमेंट हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है, जॉब्स की पहल शॉर्टेज हो रही है, ठीक है, तो उस हिसाब से नॉट दैट सेंस की जॉब्स की शॉर्टेज है, जॉब सबके पास है, हर कोई मेहनत कर सकता है, लेकिन फिर भी अगर आप अपने घर में 8-10 बच्चों को पैदा कर लोगे तो क्या आप हर बच्चे को वो अटेंशन दे पाओगे? क्या दोनों पेरेंट्स सारे बच्चों को एक साथ टाइम दे पाएंगे? आप भी काम करोगे, थकोगे, यू हैव दैट स्लीपिंग लेवल, इरिटेटिंग लेवल, लेकिन अगर आपके 1 या 2 बच्चा है तो यू कैन मेंटेन दैट टाइम एंड बैलेंस देयर नेचर, कि भाई ठीक है इसको ये पसंद नहीं है, आप समझा सकते हो, मतलब प्रॉपर तरीके से पेरेंट्स 2 बच्चों को इजीली टाइम दे सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। इसी के साथ आज आपकी हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस की पूरी पावर बूस्ट, मतलब पूरी तरीके से चैप्टर आज कवर अप हो जाता है। घर पे जाइए,
थ्योरी अच्छे से पढ़िए, क्वेश्चंस को देखिए, कोई प्रॉब्लम आ रही है मुझसे पूछ लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।